हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जस्टिस अपना आधा कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जस्टिस हम आधा कंप्लीट करने के बाद इक्वालिटी और राइट्स को कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी मेन थ्योरीज हैं, इन पर सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इसको डीपली पढ़ना ज़रूरी है। तो हम जस्टिस को अपना आज कंप्लीट कर लेते हैं, देन बाकी की क्लासेस में अपना इक्वालिटी एंड राइट्स कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चीज़ के लिए स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इससे पहले वाला पार्ट जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर जो भी टॉपिक स्टार्ट करो तो उसको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना, क्योंकि उसको आगे समझा तभी आ सकेगा जब आप उसको स्टार्टिंग से देखोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका जो न्याय का आधा पार्ट खत्म हुआ था, उसके बाद हमारे न्याय की मेन चीज़ें आती हैं उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत में बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट नाम जो हैं उनको मैंने डाला है, और उन इम्पॉर्टेंट नाम्स में से जो एक सेपरेट इंसान है उसकी थ्योरी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और वो हमारे अलग से कौन है? जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है। जॉन रॉल्स की थ्योरी पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि दुनिया के ये पहले इंसान थे जिन्होंने न्याय पर थ्योरी लिखी थी, जस्टिस पर थ्योरी लिखी थी। ठीक है, तो आप इन फ्यूचर आगे तक अपने 2 साल तक जो BA में पढ़ोगे, अगर जहाँ भी न्याय आएगा तो जॉन रॉल्स की थ्योरी आपको ज़रूर पढ़ाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे न्याय के जो उदारवादी सिद्धांत के विचारक के नाम हैं, सॉरी ये के ऐसे लिख दिया है, इसको का में छोटे एक ही मात्रा के करके आप लिख लेना। तो उनके जो नाम है, रॉबर्ट नॉजिक है, जॉन रॉल्स है, हर्बर्ट स्पेंसर है और फ्रेडरिक हेयर है। ठीक है, अब ये चारों में से हम पढ़ेंगे तो चारों की थ्योरीज, लेकिन सबसे जो डीपली जानेंगे वो किसकी जानेंगे? हमारी जॉन रॉल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं जॉन रॉल की थ्योरी। देखो जी, जॉन रॉल की थ्योरी जो है हमारी, उसके पहले उदारवादी सिद्धांत क्या है हम वो समझते हैं। देखो, उदारवादी जो है क्या मांग करते हैं? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने न्याय के सिद्धांत में इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन करा है। इन्होंने बोला है कि इंसान को राइट टू लिबर्टी, उसको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम के साथ साथ उसको राइट टू लाइफ, जब तक राइट टू लाइफ नहीं होगा तो फ्रीडम नहीं मिलेगी, फ्रीडम होगी तो फिर राइट टू प्रॉपर्टी मिल सकता है। तो वो चीज़ इन्होंने फोकस करी उदारवादियों ने। और उदारवादियों में से जो जॉन लॉक है, उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी थी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को मैं प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखता हूँ। प्राकृतिक अधिकार मतलब आपके नेचुरल राइट्स, कि जो हमें बाय बर्थ मिले हैं, बाय नेचर हमको दिए गए हैं। राइट टू लाइफ, ठीक है, बाय बर्थ मिला है, अगर चाहते होता है, बहुत से मरे हुए पैदा होते हैं, बाकी जिंदा पैदा होते हैं, तो वो इस चीज़ पर बोलते हैं कि इंसान ऊपर वाले की मर्जी से ही जिंदा पैदा होता है, ऊपर वाले की मर्जी से ही मरा हुआ पैदा होता है। तो राइट टू लाइफ जो है हमारा प्राकृतिक अधिकार है। दूसरा, दुनिया में आने के बाद अपनी मर्जी से हाथ पैर चलाना, बोलना, सब कुछ करना, और फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम, वो भी उसका नेचुरल राइट है। अगर उसको फ्रीडम नहीं होगी तो वो अपनी ज़िंदगी का कोई भी कदम नहीं उठा सकता है, तो उसको भी नेचुरल राइट में रखा गया। ठीक है, और फिर उसके बाद किस चीज़ को नेचुरल राइट में और रखा गया? राइट टू प्रॉपर्टी को, कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए कि इंसान जो है गरीब, क्योंकि पहले इतनी तादाद नहीं थी, लोगों की इतनी जनसंख्या नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हर इंसान की अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि अगर कल को इंसान के पास खाने को ना हो तो एटलीस्ट छुपाने के लिए तो छत हो। तो इसलिए उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को भी नेचुरल राइट के अंदर रखा है। ठीक है, अब आते हैं हम मेन जॉन रॉल के थ्योरी पे कि वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला है आपका समान आधारभूत स्वतंत्रता। ठीक है, समान आधारभूत स्वतंत्रता में जॉन रॉल्स बोलते हैं कि लोकतंत्र एक विकल्प, लोकतंत्र से ही ना, मतलब एक विकल्प संभव नहीं हो पाता। अगर आप लोकतंत्र मांगो डेमोक्रेसी से, तो सिर्फ उससे ही सब कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग सभी चीज़ों को मिलाकर, सभी चीज़ों को सब मतलब घुल मिलकर काम करें। तो फिर उसके बाद उदारवादी जो है स्टार्टिंग से ही लोकतंत्र पे फोकस करते हैं, डेमोक्रेसी पे, कि डेमोक्रेटिक या फिर वेलफेयर स्टेट होगा तो उसी के बाद जो है हम अपनी सरकार को बना सकेंगे, और सरकार को बनाने के बाद क्या हो सकेगा कि हमारे जो राइट्स हैं और सब कुछ है उनका उल्लंघन भी नहीं होगा और हमें मिल भी जाएंगे।
ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख अधिकार हैं, उन्होंने कहा अगर डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है तो उसमें प्रमुख राइट्स हमारे विचार स्वतंत्रता, धर्म का अंतकरण करने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, उत्पाद सिद्धांतों का अधिकार और विवाह करने का अधिकार, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें नेचुरली दी गई हैं और अगर दुनिया में नहीं दी जाएंगी तो फिर इंसान का चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। जॉन रॉल्स ने बोला कि समाज की प्राकृतिक और प्राथमिक यूनिट पर किसी को भी एक समय पर एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बोला कि हर इंसान के लिए हर पार्टनर अलग अलग बना है, तो आप एक इंसान होकर दो शादियां नहीं कर सकते हैं, दो पत्नी नहीं रख सकते हैं। अब हो सकता है कि वो जो लड़की है वो किसी और के लिए बनी हो, तो उसका भी पेयर बनना चाहिए, ये नहीं कि वो आपके साथ ही शादी करे जिसकी पहले से शादी हुई भी है। तो उन्होंने कहा कि अगर समाज में मतलब वो डिसिप्लिन जैसा चाहते थे, जैसे होता है ना क्लास के अंदर हर बेंच पे दो दो बच्चा बैठता है, पूरा डिसिप्लिन होता है, साफ सफाई होती है, सब नॉर्मली मेंटेन करते हैं, सब कुछ है, तो वैसा ही तरीका वो समाज के अंदर चाहते थे। वो कहते थे कि भाई दो दो का पेयर बनना, दुनिया के अंदर उन दो पेयर्स का डिसिप्लिन में रहना, फिर उनको स्वतंत्रता देना ताकि वो अपनी मर्जी से सब काम कर सकें, तो उन सब चीज़ों को मिलाकर मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो सके। रॉल्स ने बालिग मताधिकार पर संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया था। ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स को या नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि 18 साल की उम्र में वोट डालने से पहले उम्र 21 साल थी वोट डालने की। ठीक है। तो इन्होंने बालिग मताधिकार पे फोकस किया था कि लोगों को वोट डालने का अधिकार दो, उसको मैं अमेंडमेंट्स के अंदर रखता हूँ। अमेंडमेंट डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र में चुनाव समय समय पर होते रहते हैं ना, और जनसंपर्क जो माध्यम है जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, उन सब पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता, तो न्यायपालिका स्वाधीन होती है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्म करूं कि आपके अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायपालिका में जाकर उनसे हेल्प ले सकते हैं कि भाई मेरे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मुझे न्याय दिलाओ। तो उस चीज़ पर इन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों के माध्यम से अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो एटलीस्ट न्यायपालिका तो कुछ ना कुछ करती ही है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट है आपका अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। इन्होंने बोला समानता पर वो फोकस इसलिए करते थे, वो कहते थे अगर समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता का होना ना होना एक ही बात है, तो बेटर रहेगा कि आप समानता पर भी फोकस करो, पहले हमें समानता दो, उसके बाद जाके हम ऑटोमेटिकली फ्रीडम हमें मिल जाएगी। तो जॉन रॉल्स ने बोला कि पूंजीवाद को न्याय संगत मैं ठहराता हूँ। पूंजीवाद आप जानते हैं क्या है? पूंजीवाद बेसिक क्या है मैं बताती हूँ। पूंजीवादी जो होते हैं वो मांग करते हैं कि राज्य हमारे अंदर हस्तक्षेप ना करे। अब एक चीज़ और, पॉलिटिकल साइंस में राज्य कंट्री को ही कहते हैं, इस बात को दिमाग में बिठा कर रखो अपने दोनों साल आगे तक की। ठीक है। तो अब बात आती है कि ये जो है इन्होंने ये वाली बात बोली और आखिर में इन्होंने बोला कि इक्वालिटी हमें दो। ठीक है। तो पूंजीवादी को इन्होंने गलत इसलिए ठहराया क्योंकि पूंजीवाद समानता नहीं मांगते, उसमें अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जाता है, तो इसमें पूंजी का स्वामित्व निजी हाथों में होता है, तो इस वजह से कारखानों में काम करना या कुछ करना तो पॉसिबल नहीं होता, और अगर कारखानों में काम करें भी तो फिर उतने हिसाब से हमारी मेहनत मजदूरी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो इन्होंने बोला सरकार इतनी सक्षम और प्रभावी होनी चाहिए कि वो इन कामों को ख़त्म कर सके। सबसे पहले बाजार व्यवस्था की, जो पूंजीवादी बाजार व्यवस्था पे फोकस करते हैं उस चीज़ को, उसके बाद लोगों को समानता दे, समान रखे कि जैसे कानून के समक्ष समान है और भी चीज़ों के समान है, तो और भी चीज़ों में इक्वालिटी मिल सके, और इक्वालिटी मिलने के बाद ही लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे जिससे लोगों को अवसरों में भी समानता मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि भाई जाहिर है कि अगर मैं पूंजीवाद का समर्थन करती हूँ और अपने अंडर में लोग रखती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के लालच में या पैसा कमाने के चक्कर में अपने काम करने वाले एम्प्लॉयर्स को पैसा कम दूंगी, उनकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कहीं और जाएंगे तो भूख से मरेंगे, लेकिन मेरे पास रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनको पैसा भी मिलेगा, खाने को भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन मिलेगा तो ना। तो पूंजीवाद यही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आय का पुनर्विवरण, तो जॉन रॉल्स ने अनुबंधनवाद का सहारा तो लिया था, लेकिन उसने समाजवादी समझौते के जो सिद्धांत है ना उसकी रेखा को थोड़ा ऊंचा ठहरा दिया था। ठीक है। कि मतलब उन्होंने बोला कि भाई मैं बंधवाद का सहारा लेता हूँ, लेकिन समाज के जो एक वैल्यू है, उसकी हैसियत है, वो ज़्यादा होगी। जॉन लॉक ने जो हमारा प्रॉपर्टी राइट है, संपत्ति का अधिकार, उसको नेचुरल राइट्स के अंदर रखा और उन्होंने बोला कि इस अधिकार में अगर
ज़रा सा भी नियंत्रण लगाया जाएगा या फिर ज़रा सा भी इसमें ऊंच नीच करी जाएगी तो लोगों का ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, वो ऐसा मानते थे। लेकिन रॉल्स ने नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों में विश्वास वो मतलब ये था कि वो नहीं रखते थे। उन्होंने बोला था कि नेचुरल राइट है, लेकिन वो नेचुरली बिलीव क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो नास्तिक थे। वो एक क्रिश्चियन होने के बाद भी नास्तिक थे। वो भगवान जी पे या फिर जीसस पे जिनको भी मानते थे उन पर बिलीव नहीं रखते थे। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि भाई जो इंसान बना है वो साइंस से बना है, तो फिर उसको नेचुरली नाम देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उस चीज़ का नाम इसको उन्होंने बोला कि भाई मैं मानता हूँ कि संपत्ति का अधिकार और राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ मेरा प्राकृतिक अधिकार मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं इसको प्राकृतिक नहीं मानता हूँ। उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता और अवसरों में समानता के साथ साथ इंसान इंसान के बीच भेदभाव की नीति का समर्थन करता है। ठीक है, अब उन्होंने ये प्राकृतिक न्याय इसलिए नहीं माना था कि भाई जो इंसान है ना, वो सब कुछ होने के बाद भी लोगों के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि वो सामने वाले को नीचे दिखाए या फिर उसके अधिकारों का उल्लंघन करे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आय का पुनर्विवरण, रिस्टेटमेंट ऑफ इनकम में ये वाली बात को बताने की कोशिश करी कि बेहतर होगा, मतलब रॉल्स ने लिखा कि कौशल या निपुणता हासिल करने के लिए ना शेष चारित्रिक गुणों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये गुण पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं जिसका श्रेय इंसान को खुद को जाता है। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं कि बच्चे की पहली जो टीचर होती है वो उसकी माँ होती है, उसकी फैमिली होती है, तो वो जो चीज़ सीख कर जाता है वही चीज़ अपने कोचिंग में, अपने ट्यूशन में और अपने स्कूल में बोलता है। ठीक है, अब स्कूल से कोचिंग से कुछ और सीख ले तो वो उसका वक्ती तौर का होता है, क्योंकि अगर आपको घर में उसको टोका जाएगा तो वो चीज़ बोलना बंद कर देगा। तो लेकिन जो घर में बोलेगा, बाहर कोई टोकेगा तो वो चीज़ बोलना बंद नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इंसान की जो एक तरीके से उनका बिहेवियर होता है उनके खुद की परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति पे, फैमिली सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और इस चीज़ के लिए इंसान के अंदर मतलब उसका श्रेय उसको खुद जाता है कि व्यक्ति ने उपार्जित किया, जैसे शिक्षा की, कौशल है, उसका काम है, उसके पीछे नहीं सिर्फ उसके परिवार का बल्कि पूरे समाज का भी हाथ होता है। ठीक है, जब अगर वो शिक्षा प्राप्त करता है, अब जैसे कि समाज का हाथ होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। आप कोई एजुकेटेड सोसाइटी में रहो तो वहाँ पे लोग एजुकेटेड होंगे, आपका भी दिल करेगा यार मैं इतना कम पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ तो पढ़ लूँ, या फिर वो सोसाइटी छोड़ दोगे क्योंकि आपकी वहाँ के जैसे बनेगी ही नहीं। ठीक है, अब ज़्यादा पढ़े लिखे सोसाइटी में होंगे, वो ज़्यादा जाहिल जो ऐसे होते पढ़े लिखे नहीं होते लोग, उन सोसाइटी में रहोगे तो फिर आपका खुद का दिल नहीं करेगा वहाँ रहने का, आप कहोगे यार सारे जाहिल हैं, क्या मुंह लगूं उनके, कोई वो नहीं है। तो परिवार की बोलचाल और सब शिक्षा वगैरह का और समाज का, दोनों का एक इंसान पर निर्भर होता है। ठीक है, और इसलिए समाज की जो व्यापक भलाई है ना, उसकी दृष्टि ये ज़रूरी नहीं है कि आय और संसाधन इस प्रकार बढ़ जाएं कि वो सामूहिक हित को सिद्ध हो सके। ठीक है, सामूहिक हित, हमारे सामूहिक हित होते हैं ग्रुप्स, मतलब पूरे समाज के लिए अंदर जो हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं वो। तो उन्होंने बोला कि भाई बेटर होगा कि आप जो हो सामाजिक ग्रुप के अंदर जो ये चीज़ बढ़ जाती है वो सब है उसको रहने दो। बच्चा जितनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जितना कुछ है, उसको उसके हिसाब से कौशल जितना है, कैपेबिलिटी उसकी है, स्किल्स हैं, उसके हिसाब से काम दो। तो आय का पुनर्विवरण मत करो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका करों का रूप, फॉर्म ऑफ टू। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे कि देखो आय के जो ट्रांसफ़र है ना, हस्तांतरण, उसके बारे में जॉन रॉल्स ने ये वाली बात बोल दी थी जो मैंने अभी आपको समझाई। लेकिन वो ये बोलते थे कि कर भार की भी एक सीमा होती है जो समाज की अर्थव्यवस्था द्वारा निर्धारित होती है। उन्होंने बोला करों का रूप, करों के भी रूप होते हैं। जैसे अब कोई उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, उससे तो ऑब्वियसली बात है सरकार कर लेगी ही लेगी, या जो हमारे समाज में भी ऐसे लोग रहते हैं जो कर टैक्स देते हैं, या आप कमर्शियल बिल पर टैक्स देते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं मानता हूँ कि करों के भी रूप होते हैं, कि अगर पूंजीवाद पर राज्य जो है, मतलब हमारी स्टेट वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आप उनसे टैक्स लेकर उन टैक्स को गरीबों में लगा दो। ठीक है, तो करों का रूप उन्होंने ये वाला बोला कि उद्योगपति से पैसा लो और उसको कहाँ लगा दो, गरीबों के अंदर, ताकि उन लोगों का भी कुछ पालन पोषण हो सके, एटलीस्ट एक वक्त की तो रोटी उन लोगों को मिल सके। लास्ट पॉइंट है कमज़ोर व दीनहीन वर्ग को आय का हस्तांतरण। ठीक है, इसमें भी वो यही बात बोल रहे हैं कि कमज़ोर वर्ग जो अब काम नहीं कर सकते हैं या जो
जो बहुत पिछड़े तबके के हैं या फिर पिछड़ी जाति से उनको निकाल दिया जाता है या कुछ है, तो उन लोगों के लिए टैक्स वगैरह लो उद्योगपति से, और सरकार को, राज्य को ये नियंत्रण करना है कि वो किस तरीके से उस पैसे पर नियंत्रण करेगा, और साथ में वो उन लोगों को किस तरीके से पालन पोषण करता है कि अगर उसके अंदर कोई पढ़ने लिखने में सक्षम है, कैपेबल है, तो उसको पढ़ाना लिखाना है, ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें। ठीक है, जो आपके जॉन रॉल्स की थ्योरी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब आती है जॉन रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना। देखो, ये मैंने जॉन रॉल्स का पूरा आपको पढ़ाया है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है सिर्फ उदारवादी विचारक में जॉन रॉल्स पे, और आप आगे भी जॉन रॉल्स की थ्योरी को कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ोगे, क्योंकि मैंने आज स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि ये ही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने न्याय के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, दुनिया में पहले इंसान। अब इसकी आती है आलोचना। तो रॉल्स कहते हैं कि पूंजीपतियों के विशेष अधिकारों के संरक्षक हैं। उसने राज्य के वर्गीय स्वरूप को नकारने की कोशिश करी और बोला कि मैं इस बात को मानने से इनकार कर देता हूं कि राज्य सिर्फ पूंजीपतियों के हित की रक्षा करेगा, आम जनता का कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला था ना ये वाली बात। तो बहुत सारे लोग जैसे मार्क्सवादी हैं, अराजकतावादी हैं, जो भी हैं, उन लोगों ने आलोचना करी कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर पूंजीपति रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो समाज के अंदर बाकी लोग हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा, मार्क्सवादियों ने इनकी क्यों आलोचना करी ज़्यादा? क्योंकि आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि भाई मार्क्सवादी पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। इनफैक्ट मार्क्सवाद की ही देन पूंजीवाद है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बोली कि मैं चाहता हूँ कि पूंजीवाद की समाप्ति मतलब ये हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बोला कि जब पूंजीवाद ख़त्म हो ही नहीं सकता तो बेटर रहेगा कि जो हमारा राज्य है वो लोगों के बीच में पूंजीवाद को लेकर इक्वालिटी करे, कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन इनके आलोचकों ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राज्य जो है सभी लोगों को इक्वल मानता है, कि अगर पूंजीवादी बोलते हैं कि राज्य हमारे अंदर हस्तक्षेप ना करे तो ऐसा नहीं है कि वो हस्तक्षेप नहीं करता, वो बिल्कुल हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये बोली थी कि वो उदारवादी विचारक है और राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ को नेचुरल राइट मानते हैं। तो इनके आलोचक कहते हैं कि ठीक है, राइट टू लाइफ और राइट टू जो फ्रीडम है वो मिलनी चाहिए लोगों को, वो उनका नेचुरल राइट भी है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक तरीके से जॉन रॉल्स ये बहुत ज़्यादा लालची थे और इन्होंने इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को अपने साथ में रखा था। ठीक है, तो इनकी आलोचना बस इस तरीके से हुई है। बाकी आपकी बुक में जो लाइन्स और सब कुछ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। अब आती है हमारी हर्बर्ट स्पेंसर का न्याय। मतलब ये भी उदारवादी विचारक हैं तीनों, तो इनका जो है हमारा न्याय वो पढ़ेंगे क्या है। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो ये मानते थे कि राज्य के अंदर काम जो है ना कम से कम रखे जाएं। ठीक है, कि मतलब महत्व व्यक्ति का ही है और उसी की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सामाजिक न्याय जैसे किसी भी अवधारणा में उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो कहते थे सामाजिक न्याय होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो बेटर होगा कि इंसान को राज्य के अंदर इतने काम रखने ही नहीं चाहिए कि अगर जैसे कि कोई काम हो रहा है और जाहिर है कोई जलन में उसको मार दे, उसका मर्डर कर दे, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? उसको पे केस चलेगा, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, न्यायालय से उसको अपने लिए न्याय मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने मतलब ये वाली बात बोली है कि मैं सामाजिक न्याय या न्यायालय जैसी चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। राज्य के अंदर काम ही मत करो, सीधा सीधा बस ऐसे ही बैठे रहो, उनका ये मानना है। ताकि मतलब या फिर काम करो भी तो ऐसे काम मत करो कि जिससे लोगों में आपसी में लड़ाई झगड़ा बढ़े, और उससे लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ेगा तो फिर कोई जाएगा भी नहीं कहीं पर। तो उन्होंने इसलिए बोला कि मैं सामाजिक न्याय को नहीं मानता है। मैं ये मानता हूँ कि सरकारी निर्धनों या फिर असहाय व्यक्तियों की रक्षा करती है, लेकिन योग्यतम अवशेषों के सिद्धांत में बाधा डालती है। वो कहते हैं कि मैं ये मान लेता हूँ कि ठीक है, राज्य अगर कमज़ोर वर्गों का वो भी करती है, उनकी मदद भी करती है, तो लेकिन उसके साथ ये भी है कि उनका शोषण भी वो ही करती है। क्यों? क्योंकि वो पूंजीवाद का समर्थन करती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई इसका परिणाम ये होगा कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार जिन व्यक्तियों को नष्ट हो जाना चाहिए वो बचे रहेंगे और समाज की उन्नति रुक जाएगी। कि भाई जो अब मर रहा है या कुछ और है या उसको और भी बातें हैं तो उसको मर जाना चाहिए, या फिर अगर वो नहीं भी मर रहा तो प्लीज़ आप बाकी चीज़ों में इंटरफेयर मत करो। तो हर्बर्ट स्पेंसर के न्याय का बस यही मानना है। फ्रेडरिक हेयक क्या मानते हैं? फ्रेडरिक हेयक बोलते हैं कि भाई मैं ये मानता हूँ कि ऐसे राज्य को बनाऊँ जो कम से कम कार्य करता हो। सेम मतलब हमारे हर्बर्ट स्पेंसर का और फ्रेडरिक का दोनों की जो न्याय की थ्योरी है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है,
तो इस चीज़ पर इन्होंने ये वाली चीज़ बोली। हेक ने बोला कि मैं न्याय का अर्थ अफसरों की समानता को मानता हूँ, कि अगर राज्य में कम से कम काम नहीं भी हो रहा है, वो मतलब मेरी बात नहीं मानी जा रही कि कम से कम काम हो, तो मैं ये दूसरी चीज़ मानता हूँ कि अफसरों की समानता दो, कि भाई इक्वल दो। अब ऐसा नहीं है कि पूंजीवाद अमीर अमीर हो रहा है और पूंजीवाद का शोषण जो करते हैं वो गरीब गरीब होता जा रहा है। तो बेटर रहेगा कि आप सभी चीज़ों को इक्वल रखो। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं, रॉबर्ट नॉजिक का न्याय कि वो अपनी लोककृति जो उनकी है अराजकता राज्य और आदर्श राज्य, और दूसरी है वितरणात्मक न्याय, उसमें सिद्धांतों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट को आदर्श में विश्वास नहीं रखा जा सकता और राज्य के हस्तक्षेप को संचय की दृष्टि से भी देखा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक का जो न्याय है वो कुछ टॉपिक्स में डिवाइड है। सबसे पहला है राज्य की आदर्श स्थिति। राज्य की आदर्श स्थिति, इन्होंने बोला कि राज्य विहीन स्थिति की कल्पना मैं ऐसी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर राज्य है तो उसके अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं होगा तो सब चीज़ें बेकार हैं। दूसरी चीज़, न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं, मिनिमम स्टेट सपोर्ट, कि इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करे, स्टेट का कोई भी सपोर्ट ना ले। तीसरा है योग्यतावादी सिद्धांत के प्रमुख लक्षण। वो कहते हैं इंसान के अंदर क्वालिफिकेशन के साथ उसके स्किल्स वगैरह सब होने चाहिए, तभी वो राज्य में उन्नति कर सकेगा। चौथा है व्यक्ति स्वयं साध्य है। वो कहते हैं व्यक्ति खुद एक गोल है कि अगर उसने सोच लिया दिमाग में कि मुझे ये करना है तो वो ये करके ही रहेगा। अदरवाइज अगर कोई कहता है कि मुझे ये नहीं करना तो कोई भी उससे कुछ भी नहीं करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी जो है 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। वर्ग विभेद की स्थिति पे वो कहते हैं कि उदारवादियों ने समानता के आदर्श की बहुत बड़ी सराहना की और ये कहा कि समाज के हर इंसान को आत्मविकास के समान अवसर मिलने चाहिए। सिर्फ उसका जाति, मूल, वंश, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो वर्ग विभेद की स्थिति में हम लोग ये नहीं मानते, मार्क्सवादी कहते हैं हम ये नहीं मानते कि अगर वो लड़की है या लड़का है तो पूंजीवादी ना बने, वो बनना चाहता है तो बिल्कुल बन जाए। दूसरा है न्याय का आधार संघर्ष। उन्होंने बोला द बेसिस ऑफ जस्टिस स्ट्रगल में कि भाई पूंजीवाद समाप्त अवश्य होगा और ये बदलाव संघर्ष क्रांति के द्वारा ही होगा, कि अगर जो संघर्ष होगा न्याय का लेकर संघर्ष होगा, तो मार्क्सवादी बोलते हैं कि हो भी सकता है कि अगर न्याय का संघर्ष हो तो फिर हम पूंजीवाद खत्म कर दें। और लास्ट है इनका समाजवादी व्यवस्था, सोशलिस्ट सिस्टम में वो ये बोलते हैं कि समाजवादी ही राज्य की सारी जनता का राज्य हो सकता है। वो कहते हैं कि देश में मजदूर, किसान, बुद्धिजीवी, मेहनतकश सारी जनता के संकल्प के हित को ध्यान में रखो और उसको लेकर ही आप कदम को आगे बढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे न्याय का अराजकतावादी सिद्धांत। अराजकतावादी सिद्धांत भी 3 पॉइंट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले फिलोसफिकल अनार्किज्म आता है आपका। दार्शनिक अराजकतावादी बोलते हैं कि राज्य विहीन समाज का कोई विचार, कोई नया विचार नहीं हो सकता। अगर राज्य विहीन, राज्य नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, तो लोगों के अंदर सोच विचार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कि जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें अपनी जनता जो है सरकार को चूज कर सकती है या जो भी चीज़ है, तो अगर सरकार नहीं होगी तो बस जनता क्या करेगी, खाली पड़ी रहेगी, कुछ नहीं कर सकती है। पुरानी यूनानी नगर जो थे, नगर राज्य, उसमें प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी इन सब चीज़ों पर फोकस किया था और उन्होंने बोला था कि भाई फिलॉसफी, क्योंकि वो भी फिलोसफर्स थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे समाज की कल्पना की जाए जिसमें सभी इंसान अपनी स्वाभाविक दृष्टि के अनुसार जीवन बिताने और जहां राज्य की आवश्यकता ना हो वो भी जगह बिताने के काबिल हो सके। ठीक है, दूसरा है व्यक्तिवादी अराजकता। व्यक्तिवादी अराजकता बोलते हैं कि भाई उसमें पहली बात तो मैं बता दूं, व्यक्तिवादी अराजकता में विलियम गॉडविन का सबसे पहला नाम आता है। वो हमारे आधुनिक अराजकतावादी विचारक हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। गॉडविन ने बोला था कि व्यक्ति स्वभाव से बुरा नहीं होता, उसकी सिचुएशंस उसको अच्छा या बुरा बना देती हैं। तो बस इसी टॉपिक को लेकर इन्होंने बात को बोला कि राज्य का होना ना होना मतलब नहीं करता, इंसान का बिहेवियर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ है। एंड लास्ट तीसरा हमारा क्रांतिकारी अराजकतावाद। वो बोलते हैं कि भाई क्रांतिकारी अराजकतावाद में माइकल बाकुनिन और पीटर कोपेटकिन का नाम आता है सबसे पहले। इन दोनों का ही विचारक का नाम याद रखना। और ये दोनों बोलते हैं कि समाज निरंतर राज्यविहीन स्थिति की ओर बढ़ रहा है, वो खुद ही राज्य को खत्म कर रहा है लड़ाई झगड़े करके या कुछ भी करके। तो हमें क्रांतिकारी अराजकतावादी बनना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी, लोगों के अंदर से ये नफरतों को और सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। पीटर कोपेटकिन जो है वो भी इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि कुछ निहित स्वार्थों की रक्षा इंसान को नहीं करनी चाहिए।
और हमारे जो है लास्ट समाजवादी सिद्धांत है, न्याय का लेके समाजवादी सिद्धांत पे 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का समर्थन, वो कहते हैं कि भाई प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग इकोनॉमी सपोर्ट होगा ना तो सही रहेगा। अब जैसे कि फैमिली है पूरी, अब अगर एक बच्चे को 500 रुपये, एक बच्चे को 200 रुपये, एक बच्चे को 1000 रुपये दे दिए जाए तो ये तो इंसाफ नहीं हो पाएगा। खैर चलो, इंसाफ भी छोड़ो, न्याय भी छोड़ो, तो अगर ऐसा चलता रहा, एक बच्चे को 1000, एक बच्चे को 200 या तीनों को 1000 रुपये, तो उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ती जाएगी। इसका मतलब उन तीनों बच्चे के फादर को बहुत ज़्यादा कमाना पड़ेगा, जो उनको पर मंथ इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि प्लानिंग बनाओ कि हाँ, बच्चे जितनी उम्र के हैं उनकी जितनी नीड है उतने ही पैसे दो, फैमिली प्लानिंग्स में जितने पैसे खर्च हो रहे हैं उतना करो। आप बाहर जाते हो, ज़बरदस्ती का सामान खरीद रहे हो, उन चीज़ों को बंद करो, उन सब चीज़ों के लिए प्लान करो, योजना बनाओ। दूसरी चीज़, राज्य का लोकहितकारी रूप। राज्य के लोकहितकारी रूप के अंदर उन्होंने बोला कि भाई देखो, मेरी बात सुनो। इन्होंने बोला कि समाजवादी राज्य वास्तव में लोकहितकारी राज्य होते हैं। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, समाज सेवाएं और वो आर्थिक सुधार के क्षेत्र में नागरिकों को अधिक सुविधाएं जुटाते हैं। ठीक है, मतलब लोकहितकारी जो हमारी अथॉरिटेटिव स्टेट होती है, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है कि भाई जैसे हमारी गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट ने शिक्षा भी फ्री कर रखी है, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज और सब चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह सब फ्री है। तो राज्य का लोकहितकारी रूप इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, समाज सेवा देता है और उससे इंसान का डेवलपमेंट होता है। लास्ट है हमारा लोकतंत्र का समर्थन। लोकतंत्र के समर्थन में वो बोलते हैं कि समाजवादियों की जो कार्य पद्धति है वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक दोनों है। ठीक है, समाजवादियों का ये मानना है कि समाजवाद में विश्वास रखने वाले लोगों को ये चाहिए कि सामाजिक दल का गठन हो और वो अपने प्रचार प्रसार करके अपने दिमाग से उन लोगों को हैंडल कर सके। तो लोकतंत्र का समर्थन जो है वो हमारा बेसिक यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब आता है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखने के लिए मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में भी बताया था कि अपने आंसर की 2-2, 3-3 लाइनें उठाकर निष्कर्ष में लिख दो। एंड में जो चीज़ आपको आंसर लिखने के बाद समझ आई है कि हाँ, न्याय के सिद्धांत में उदारवादी सिद्धांत को हम सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि वो 3 चीज़ों पर, लोगों की 3 चीज़ों पर, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लिबर्टी पे फोकस करते हैं। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मार्क्सवाद, अराजकतावाद और साम्यवाद, तीनों दलों सिद्धांतों को मिलाकर भी आप अपना निष्कर्ष कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका लिबर्टी कंप्लीट है एंड जस्टिस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इक्वालिटी पढ़ेंगे और उसके बाद राइट्स। ओके, आई होप आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।